मून साइटिंग पर ये मेरी आज दूसरी वीडियो है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मून साइटिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स का जिक्र किया था और जो बातें कल रह गई थी वो आज की वीडियो में डिस्कस कर दूंगी और मेरे ख्याल से शायद ये इस टॉपिक के ऊपर लास्ट वीडियो होगा। मैं बता देना चाहती हूँ कि जब 2016 में ये कंट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त भी मैंने इन्हीं सब बातों को जो कि मैंने कल की वीडियो में बयान की है, मैं आज वीडियो में बयान करूंगी। इन्हीं सब बातों को मैंने एक आर्टिकल इन्हीं बातों को लेकर के एक आर्टिकल लिखा था और वो आर्टिकल यहाँ लखनऊ के सहाफत और अवधनामा में पब्लिश भी हुआ था और यही नहीं बल्कि ये हैदराबाद के सदाए हुसैनी में भी पब्लिश हुआ था। मैंने ईमेल के थ्रू उनको भेजा था और उन्होंने वहां पब्लिश किया था। मकसद इन वीडियोस का ये है कि मून साइटिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट उन लोगों तक पहुंचे जो लोग बातों को समझना चाहते हैं। जो नहीं समझना चाहते ये वीडियोस उनके लिए नहीं है और इसीलिए मैंने कल भी कह दिया था कि वो तमाम लोग जिनके जो बातों को नहीं समझना चाहते हैं वो प्लीज इससे दूर रहे। आज भी मैं अपनी बात को दोहरा रही हूँ कि जो नहीं समझने के कायल हैं, जिनको नहीं समझ में आ सकता किसी बिना के ऊपर, वो प्लीज इससे दूर रहे। हालांकि मैं वाजे कर देती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। इल्म जो है, पानी जो है वो हयात बख्श होता है, लेकिन जब किसी इंसान को कुत्ता काट लेता है तो उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है और वो उसी हयात बख्श पानी से डरने लगता है। इसी तरह जहल किसी भी फॉर्म में अगर इंसान के अंदर आ जाती है तो फिर वो इल्म को कबूल नहीं कर पाता है। वो तरह तरह की हरकतें करेगा, बदतमीजियों पे उतर आएगा, उल्टी सीधी बातें बनाएगा कि वो इल्म से दूर रहे, इल्म को वो कबूल ना कर पाए, खुद भी दूर रहे और दूसरों को भी दूर रखने की वो कोशिश करता है। बस सिर्फ इस बारे में मैंने कहा कि वो लोग जो नई सलाहियत रखते हैं, जो किसी बीमारी की बिना के ऊपर, भाई ये बीमारी है कि उनके अंदर जेल ने घर कर लिया है, तो जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो बदतमीजी करते हैं, वो बीमार होते हैं। तो बीमार लोग जो है वो दूर रहें। खैर, काबिल अफसोस होते हैं ऐसे लोग और अल्लाह शिफा अता करे ऐसे लोगों को, लेकिन फिलहाल वो दूर रहे। उनको सलाह यही है कि वो वीडियो से दूर रहे। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, मून। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा था, बल्कि एक मिनट, एक चीज और पहले क्लियर कर दूं। कल एक साहब ने लिखा न्यू मून से उनको कंफ्यूजन था, वो न्यू मून को मून क्रेसेंट समझ रहे थे। न्यू मून एक साइंटिफिक नेम है एक उस कंडीशन का जब चांद जमीन से नजर नहीं आता। सूरज है, उसके पीछे चांद है, उसके पीछे जमीन है। जब ये एक लाइन में होते हैं और चांद, जैसा मैंने कल कहा था कि चांद हर वक्त उतना ही चमकता है जितना कि वो 14वीं को चमक रहा होता है। फर्क अमावस के दिन ये होता है कि वो सारा चमकता हुआ पार्ट सूरज ही की तरफ होता है। पहले सूरज है, फिर चांद है, फिर जमीन है। चांद बीच में है, सूरज की रोशनी आधे चांद पर पड़ रही है और चांद का रुख सूरज की तरफ है, तो जमीन से वो नजर चमकता हुआ चांद नहीं आ रहा है। ये चीज न्यू मून कहलाती है। इसको साइंस में न्यू मून कहते हैं। इस कंडीशन को मून क्रेसेंट को नहीं कहते हैं, न्यू मून। ये जो पोजीशन है ये न्यू मून की पोजीशन है। इस चीज को हम न्यू मून कहते हैं। इसको साइंस रिकॉर्ड करती है। ये एस्ट्रोनॉमी में ये इवेंट जो है कितने बज के कितने मिनट पर होगा ये हमको मालूम हो जाता है, हम खोल करके देख सकते हैं। इसी से लूनर एज पता चलती है। फिर जब इस पोजीशन में आता है, यानी कि ठीक सूरज के पीछे चांद है और चांद के पीछे जमीन है, और चांद जमीन का चक्कर काटने के लिए जब फिर ऐसे पार्ट होगा, जमीन की तरफ घूमेगा, तो जब ये जमीन की तरफ घूमेगा यानी कि इसका इल्यूमिनेटेड पार्ट जमीन की तरफ झुकेगा, आधे सूरज की रोशनी आधे चांद पे रहेगी, तो जाहिर सी बात है चांद जब तिरछा होगा तो उससे जो जितना तिरछा होगा उतना चमकता हुआ पार्ट हमको जमीन से नजर आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार बाल की तरह बारीक नजर आए, ये किसी भी साइज का हो सकता है। ये एंगल से या एंगुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है थोड़ा ज्यादा मोटा है तो आपने कह दिया कि चांद की तारीख दूसरी है, ऐसा नहीं होता। चांद, अब हम अपने ये बात, क्योंकि मुझे मेरे कमेंट किया था, मुझे एक ने पूछा था इस चीज को, उन्होंने गूगल पे सर्च किया था तो उनको कंफ्यूजन था। तो न्यू मून मून के क्रेसेंट को नहीं कहेंगे बल्कि न्यू मून साइंस में इसे कहते हैं, जो पोजीशन मैंने अभी आपको बताई।
अब जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा उनकी समझ में एक चीज आ गई होगी, वो ये कि जब नए किसी लूनर मंथ की जो नया महीना शुरू हो रहा है, हम उसके शुरुआत में जब हम आसमान में चांद को तलाश करते हैं तो हम निकलता हुआ चांद नहीं देखते हैं, हम डूबता हुआ चांद देखते हैं। न्यू मून के वक्त तो चांद सूरज के साथ ही डूब जाता है। जैसे जैसे वो पार्ट होता है वैसे वैसे उसके गुरूब होने का टाइम लेट होता जाता है। सूरज से 1 घंटा, कभी 1.25 घंटा बढ़ के वो गुरूब होता है। तो जब हम आसमान में देखते हैं, हम कहते हैं कि चांद गुरूब हो गया, तो वो यही चीज है। पहले सूरज गुरूब होगा और चांद सूरज ही के पीछे होता है। आपने चांद सूरज को गुरूब होते हुए देखा, आप चांद को गुरूब होते हुए उसके बाद आप चांद नहीं देख पाए आसमान में, तो इसका मतलब यही है कि या तो चांद बहुत बहुत नजदीक था सूरज के कि वो सूरज ही के साथ गुरूब हो गया, या वो इतना एंगुलर डिस्टेंस पे नहीं आया था कि उसका इल्यूमिनेटेड पार्ट जमीन से दिखाई पड़ता। ये वजह होती है कि 29 को चांद नजर नहीं आता है। इसको मैं डिटेल में कल के वीडियो में बता चुकी हूं। तो ये घबराहट, ये जो हमारे जहनों में बैठ चुकी है बात कि 29 को चांद नजर नहीं आया, तो वो 30 को थोड़ा भी साइज उसका हमें एक्स्ट्रा लगा तो मार हम बेचैन हो जाते हैं कि ये गलत चांद है, ये तारीख सही नहीं है, ये एक आफत कयामत। कहां से आई ये बात हमारे जहन के अंदर? किसने बताया हमको ये? कभी हमने परखा इस चीज को? कभी हमने फैक्ट जानने की कोशिश की कि जो हमारी बिलीफ है वो कितनी सही है, उसका बेस क्या है? हमको किसने बताई ये बात? ये सुनी सुनाई बात थी जिसने हमारे जहनों के अंदर घर कर लिया। और ये जो एंगुलर डिस्टेंस बढ़ना शुरू होता है, ये तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि चांद जमीन के पीछे नहीं आ जाता। जब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाता है तो हमको चांद पूरा दिखाई देने लगता है। और ये मैक्सिमम एंगुलर जो है वो डिस्टेंस है चांद और सूरज के दरमियान। और जब यहां पर आ जाता है, यहां से फिर चांद कम हमको दिखने लगता है रोज। क्यों? उसकी वजह यह है कि एंगुलर डिस्टेंस जो है वो वापस कम हो रहा है। और कम होते होते फिर जब चांद चक्कर लगा के जमीन का यहां पहुंचता है तो फिर हमको नजर नहीं आता, क्योंकि वो एंगुलर डिस्टेंस जो है वो खत्म हो गया होता है। चांद, सूरज और जमीन एक ही लाइन में आ जाते हैं। और उसके अगले दिन से फिर ये डिस्टेंस बढ़ना शुरू होता है। तो ये चीज तो 24 घंटे चलती रहती है, राउंड द क्लॉक ये सिस्टम चलता रहता है। लेकिन हमको जब देखना होता है तो हमको सिर्फ गुरूब आफ्ताब के वक्त दिखता है। तो लगातार वो खिसक रहा है, आज नहीं उसका डिस्टेंस बढ़ा के वो हमको दिखाई पड़े, कल तक तो काफी बढ़ गया होगा अगले 24 घंटे में, तो वो बड़ा हो ही जाएगा। तो उसकी मोटाई का, उसके पतले होने का कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। लूनर एज, न्यू मून का इवेंट आप देख सकते हैं। आप वेबसाइट पे, टाइम एंड डेट वेबसाइट है और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आपको बता देंगी कि न्यू मून किस दिन है। फॉर एग्जाम्पल कि आज सुबह न्यू मून है, आज सुबह 8 बजे न्यू मून हुआ, तो आज छोड़ करके कल शाम को आप गुरूब आफ्ताब के वक्त मून क्रेसेंट को आसमान में देख सकते हैं। आज सुबह हुआ तो फिर 8 बजे होगा आप देख लेंगे, 9 बजे होगा तब भी कल रात में देखेंगे, 10 बजे होगा तब भी आप कल रात में देखेंगे, 11 बजे आज न्यू मून है तब भी आप कल शाम को देखेंगे, 2 बजे है तब भी आप कल शाम को देख लेंगे, 4 बजे है तब भी आप कल शाम को देख लेंगे, 5 बजे है तो उसकी भी उम्मीद है, आप तलाश करें, आप देख लेंगे। लेकिन जब यही चीज रात की हो जाती है कि आज 9 बजे है तो कल शाम को आपको नजर आने में मुश्किल होगी। आज न्यू मून रात में 10 बजे है तो और मुश्किल होगी। आज रात में फिर 12 बजे हो गया तो अब आपको कल शाम को नजर नहीं आएगा, आपको परसों नजर आएगा। ईद में की यही हुआ था। 8 तारीख की रात में 12 बजने में 2 मिनट, यानी कि 10 मिनट, अगर 10 मिनट गुजर जाते, 15 मिनट गुजर जाते तो 9 तारीख आ जाती न्यू मून की। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक
8 अप्रैल को रात में 11:10 के ऊपर न्यू मून का इवेंट था। 11:50 यानी 12 बजने से 10 मिनट पहले। 11 मिनट और गुजर जाते, तारीख बदल जाती। तो 9 की रात में जाहिर सी बात है चांद का नजर आना आसान नहीं था, नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन ये कि शुरू में अगर हम देख के कहें तो नामुमकिन तो नहीं, लेकिन हाँ मुश्किल जरूर था कि नहीं होगा, और वही हुआ। आप अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो अगर आप पिछले जो चांद कमेटी के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको आप निकाल लीजिए साल भर का, देखिए किस दिन उन्होंने तस्दीक की है कि चांद हुआ है और किस दिन तस्दीक की है कि चांद नहीं हुआ है। फिर आप वेबसाइट खोलिए और उसके ऊपर चेक कर लीजिए कितने घंटे का चांद की तस्दीक हुई है और कितने घंटे के चांद की तस्दीक नहीं हुई है। आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हासिल हो जाएगा। और यही नहीं, आप वेबसाइट के ऊपर जा करके जहां वो खालिद अरशद के बहुत खालिद अरशद नहीं, क्या नाम है, खालिद शौकत, उनके जो है वो बहुत सारे मैप्स दिखा रहे थे, लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। उन्हीं के मैप्स पे नीचे जो उनकी मून साइटिंग कमेटी है उसमें नीचे जो है वो आता है फला फला जगह से सीन एंड नॉट सीन का जो वो उनका आता है वो बताते हैं, नीचे लिखते जाते हैं, मेंशन करते जाते हैं। तो उसमें आपको मिलेगा कि पूरे साल में अच्छे खासे आधे से ज्यादा का आपको मिलेगा। कारगिल का भी अलग मिलेगा, कोझिकोड का भी अलग मिलेगा, और यहाँ का आपको अलग मिलेगा। यहाँ के खैर वहाँ तलाश करने की जरूरत नहीं, यहाँ की तो आप लोकल चांद कमेटी के जो उन लोगों के वेब पेज के ऊपर या उनकी अपने फेसबुक के ऊपर होती ही हैं तस्वीरें, उसको निकाल करके आप फैक्ट चेक कर सकते हैं, हकीकत आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन कुछ चीजें जो हमारे जहनों में, मेरे इस वीडियो का मकसद यही था कि जब मिसकॉन्सेप्शंस जहनों में जगह कर चुके हैं, हम उनको फैक्ट समझ रहे हैं, तो ये वक्त आ गया है कि हम हकीकत को समझें और अपने मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करें। और रही बात सियासत की और सियासी लोगों की, तो वो कभी नहीं चाहते हैं कि लोगों के सामने फैक्ट्स जाहिर हों। लोग कभी उनके साथ इल्म को जाने, वरना उनके चुंगल से निकल जाएंगे। सियासत मजहब में भी है, लेकिन फिलहाल जो हकीकत है वो हकीकत है। ये मून साइटिंग के बारे में जो मैंने बताया, ये पूरा ये एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है, ये नेचुरल साइंस है, ये फैक्ट्स हैं, इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो चीज़ों को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश इंसान को करनी चाहिए, और उसी झगड़े फसाद में और उसी हालत में फंसे रहना, हमेशा पड़े रहना, उन्हीं हालात में बेहतरी की कोशिश ना करना, ये इंतहाई एक गलत चीज़ है और अल्लाह की नाफरमानी भी है कि बेहतरी की कोशिश ना की जाए। बल्कि जिस इंसान के बस में जो कुछ हो उसे उसके मुताबिक कोशिश करनी चाहिए। और मेरे पास जो भी मालूमात मुझे हासिल थी, मैंने इसी मकसद के तहत ये मंजर आम पर रखी। थैंक यू सो मच इसे देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। और जो लोग मशकूक करते हैं बातों को, उनके बस अल्लाह समझे।